हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे शिक्षण विधियाँ और इसके पूर्व के वीडियो में हमने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये प्रत्येक एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटिव कॉमन मेथड है जो आर्ट वालों के लिए भी उपयोगी हैं, साइंस के लिए भी उपयोगी हैं और कॉमर्स वालों के लिए भी उपयोगी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि किस विचारधारा पर आधारित है। तो जैसे प्रोजेक्ट मेथड विधि प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित थी, वैसे ही इस विधि का जन्म भी प्रयोजनवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। जैसा प्रश्न प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बनता था कि प्रोजेक्ट मेथड किस विचारधारा पर आधारित है, तो हमारा आंसर था जॉन डीवी की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। वैसे ही समस्या समाधान विधि का जन्म भी प्रयोजनवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। इस विधि के प्रतिपादक अर्थात मूल प्रतिपादक जो हैं वो माने जाते हैं सुकरात और सेंट थॉमस। ये समस्या समाधान विधि के मूल प्रतिपादक हैं, किंतु इस विधि को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने या आधुनिक स्वरूप और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? प्रयोजनवादी विचारक जॉन डीवी और इनके शिष्य किलपैट्रिक। इनके प्रयासों से इस विधि ने वर्तमान स्वरूप या फिर वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त किया। इसलिए जॉन डीवी और किलपैट्रिक समस्या समाधान विधि के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि समस्या समाधान विधि के मुख्य समर्थक विचारक कौन हैं? तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक, और ये वैसे भी प्रयोजनवादी विचारधारा पर ही आधारित है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए किया जाता है, या हम यूं कहें समस्या समाधान विधि का प्रयोग माध्यमिक और उच्च स्तरीय कक्षाओं के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और समीक्षात्मक चिंतन का विकास करने के लिए किया जाता है। अर्थात समस्या समाधान विधि प्राथमिक लेवल के लिए या छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए नहीं है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए किया जाता है। ये माध्यमिक स्तर से स्टार्ट होती है और इससे ऊंची की जो कक्षाएं होती हैं उसके विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन
और समीक्षात्मक चिंतन का विकास करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, भारत में एनसीईआरटी ने 1970 में समस्या समाधान विधि को मान्यता प्रदान की, अर्थात स्कूलों में इस विधि का प्रयोग करने का अधिकार दिया। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वर्ष भारत में एनसीईआरटी ने समस्या समाधान विधि को स्कूलों में लागू करने के लिए मान्यता प्रदान की। तो 1970 में। ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि ये प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके मूल प्रतिपादक सुकरात तथा सेंट थॉमस हैं और इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय प्रयोजनवादी विचारक जॉन डीवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक को है। इस विधि का प्रयोग माध्यमिक और उससे ऊंची कक्षाओं में किया जाता है और भारत में एनसीईआरटी द्वारा 1970 में इसे मान्यता प्रदान की गई। ये इससे जुड़ी हुई मूल बातें थी। अब हम बात करेंगे कि समस्या समाधान विधि में क्या प्रक्रिया काम में ली जाती है या इसका स्वरूप कैसा होता है। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों की समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है। मानसिक क्रिया पर आधारित विधि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य बालकों की मानसिक योग्यता का विकास करना है। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों के मानसिक क्रिया पर आधारित होती है, जिसमें समस्या का चयन करने के बाद विद्यार्थी स्वयं अपने विचारों और तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। मूल चीज इसमें हम समझ सकते हैं कि समस्या शब्द दिया हुआ होता है तो समस्या का चयन करना है, और मानसिक क्रिया है तो मानसिक क्रिया में बालक की मानसिक शक्ति से संबंधित चिंतन, तर्क, कल्पना जैसी चीजें हैं। तो समस्या समाधान विधि में बालक समस्या का चयन करने के उपरांत उसे अपने विचारों और तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से ही उस समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। इस विधि में विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस तरीके से संगठित किया जाता है, कि बालकों के समक्ष वास्तविक समस्या उत्पन्न हो सके। अर्थात पाठ्यक्रम से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस तरीके से संगठित कर दिया जाता है कि वास्तविक समस्या बालकों के सामने उत्पन्न हो सके। उसके बाद में विद्यार्थी उस पर स्वयं कार्य करते हुए समस्या का समाधान खोजता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह विधि पूर्ण रूप से बालकों की मानसिक क्रिया पर आधारित विधि ही है। अब यहाँ पे हमने देखा कि समस्या समाधान विधि और प्रायोजना विधि दोनों ही प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। दोनों में ही समस्या का चयन होता है, दोनों में ही शिक्षक मार्गदर्शक होता है और बालक स्वयं कार्य करते हैं। तो इतनी समानताएं इन दोनों विधियों में है, तो इनमें अंतर क्या है? ये तो दी सेम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या समाधान विधि और प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड में पर्याप्त समानताएं पाई जाती हैं, किंतु इनमें केवल एक बात का अंतर है। वो अंतर ये है कि प्रोजेक्ट विधि जो होती है
प्रोजेक्ट विधि में प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है और यह प्रायोगिक कार्य व्यवहारिक रूप से वास्तविक परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है। वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है, जबकि समस्या समाधान विधि में समस्या समाधान विधि में केवल मानसिक निष्कर्ष को महत्व दिया जाता है। यानी वास्तविक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। बालक अपने चिंतन, तर्क और कल्पना के द्वारा भी समस्या का समाधान खोज सकता है। अर्थात इन दोनों विधियों में, प्रोजेक्ट मेथड और समस्या समाधान विधि में पर्याप्त समानताएं होने के बावजूद भी इस बात का अंतर है कि प्रोजेक्ट मेथड में प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और यह प्रायोगिक कार्य वास्तविक परिस्थितियों या सामाजिक वातावरण में मन लगा करके पूरा किया जाता है। इस प्रकार प्रोजेक्ट मेथड में शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं दोनों शामिल होती हैं, जबकि समस्या समाधान विधि में केवल मानसिक निष्कर्ष, मानसिक हल, मानसिक समाधान को महत्व दिया जाता है और इसमें केवल मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं। यह अंतर है क्या? प्रोजेक्ट मेथड में शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं, जबकि समस्या समाधान विधि में केवल मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा में लेते हैं स्किनर महोदय को कि स्किनर ने इसके बारे में क्या कहा है। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान विधि एक ऐसी रूपरेखा है, एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन और तर्क होते हैं। जैसा मैंने कहा था कि यह मानसिक क्रियाओं पर आधारित है, तो इसमें सृजनात्मक यानी क्रिएटिव चिंतन और तर्क शामिल होता है। इसी प्रकार गेट्स व अन्य ने कहा है समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है, एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। दोनों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछी जा चुकी हैं। स्किनर ने समस्या समाधान को परिभाषित करते हुए कहा, समस्या समाधान विधि एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन और तर्क शामिल होते हैं। और गेट्स व अन्य ने कहा, समस्या समाधान शिक्षण का एक ऐसा रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों की मानसिक क्रियाओं पर आधारित है, जिसमें समस्या का चयन करने के बाद विद्यार्थी स्वयं अपने विचारों, कल्पना एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का समाधान ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि समस्या समाधान विधि के कुल कितने पद होते हैं। तो
तो कई बुक्स में इसके 5 पद दे रखे हैं, किसी में 6 दे रखे हैं और किसी में 7 दे रखे हैं। तो मुख्य रूप से जो सटीक इसका आंसर है वो ये है कि समस्या समाधान विधि के कुल 7 पद होते हैं। समस्या समाधान विधि के 7 पद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसका नाम ही समस्या समाधान है, तो समस्या का चयन, दूसरा है समस्या का चयन कर लेने के बाद समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या का प्रस्तुतिकरण, और समस्या का प्रस्तुतिकरण होने के बाद में समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करना, तथ्यों का एकत्रीकरण करने के बाद में परिकल्पनाओं का निर्माण करना, और परिकल्पनाओं का निर्माण करने के उपरांत समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना, और उसके बाद में समस्त कार्य का आता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन करने के बाद में 7वें चरण में आता है ये जो समस्त कार्य किया गया है उसका लेखा जोखा करना, अर्थात कार्य का आलेखन। इस प्रकार समस्या समाधान विधि के कुल 7 पद होते हैं। समस्या का चयन करना, समस्या को प्रस्तुत करना, तथ्यों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, यानी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं तैयार करना, उसके बाद समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, समस्त कार्य का मूल्यांकन करना और किए गए कार्य का लेखा जोखा तैयार करना। ये थी अपनी समस्या समाधान विधि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।